नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। सबसे पहले शो की 4 बड़ी खबरें। रविकांत बताएंगे गोवा की सनातन संस्था पर सम्मोहन करके लड़कियों को फंसाने के आरोप पर बोले केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक। कहा कि संस्था की हरकतों से शक होता है। जितेंद्र दीक्षित बताएंगे सनातन संस्था पर एबीपी न्यूज का नया खुलासा। हथियारों की दी जाती थी ट्रेनिंग, कॉन्डम की भी होती थी सप्लाई। श्रेया बहुगुणा के साथ देखेंगे बिहार चुनाव में अमित शाह ने लालू यादव को बताया चारा चोर। लालू ने कहा नरभक्षी ना पढ़ाए सदाचार का पाठ। और उमेश कुमावत बताएंगे 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में 5 दोषियों को फांसी, 7 को उम्र कैद की सजा मिली। धमाके में गई थी 189 लोगों की जान। आगे देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। सनातन संस्था से जुड़ा हुआ एक और खुलासा। हिंदू धर्म की रक्षा के बहाने गोवा में युवाओं को सनातन संस्था ने दी थी मिलिट्री ट्रेनिंग। गोवा की राजधानी पंजिम से करीब 80 किलोमीटर दूर यह है वालपई इलाके का जंगल। ये वही जंगल है जिसका जिक्र इन दिनों विवादों में चल रही सनातन संस्था के ट्रस्टी वीरेंद्र मराठे ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में किया है। मराठे के मुताबिक इसी जंगल में सनातन संस्था की ओर से कैंप लगाए गए थे, जिनमें संस्था के 15 सदस्यों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई। 2 साल चली इस ट्रेनिंग में हथियार चलाना, रस्सी पर चलना, दुश्मन के हमले से बचना और जंगल में छुपना सिखाया गया था। इस बारे में जब हमने सनातन संस्था से सवाल पूछा तो उनकी ओर से ये तो माना गया कि संस्था की ओर से आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग देने की बात से उन्होंने इनकार कर दिया। वीरेंद्र मराठे जी ने उनको कहा था कि हम लोग सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देते थे और इसके लिए मतलब महिलाओं के लिए, युवकों के लिए कि कोई अपने ऊपर हमला करे तो किस प्रकार से प्रतिकार करना चाहिए, लेकिन उसको हम लोग जितना अच्छा प्रतिशत समाज से या युवकों से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया और दुर्भाग्य से वो हमारा प्रोग्राम आगे नहीं चल पाया। सनातन संस्था से जुड़े सदस्य बार बार हिंसक वारदातों में पकड़े जाते हैं और हर बार सनातन संस्था उनसे अपना पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन वो उनका बचाव भी करती है। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस के दौरान सनातन संस्था के प्रवक्ता डॉक्टर स्वाति को लेकर हाजिर हुए। स्वाति ने कहा कि उनके पिता को तर्कशास्त्री श्याम मानव ने बहकाया और बरगलाया है। स्वाति ने कहा कि उन्हें सनातन संस्था ने सम्मोहित नहीं किया, वो अपनी मर्जी से रह रही है। मैं डॉक्टर हूँ और जब मैं घर छोड़ के गई थी तब मैं सज्ञान थी और ये मेरा निर्णय था कि मैं सनातन संस्था के ओर से सामाजिक कार्य करूँ। पिताजी जो बोल रहे हैं वो सब झूठ है और मुझे किसी ने सम्मोहित नहीं किया गया है, लेकिन पिताजी जो ऐसे बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि श्याम मानव जी ने उनको सम्मोहित किया है, क्योंकि वो बार बार ये एक ही बात बोलते हैं, अभयवर्तक झूठ बोल रहे हैं, मेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। तो ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। इनकी जो कैसेट एक बार शुरू कर दी जाती है उसी ढंग से बोलते रहते हैं। यही सबसे बड़ा उदाहरण है कि इन लोगों को किस ढंग से ब्रेन वॉश किया गया है। स्वाति के पिता भानुदास महाराष्ट्र के अहमदनगर में रहते हैं। उनका आरोप है कि सनातन संस्था के बहकावे में आकर स्वाति घर छोड़कर आश्रम चली गई। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक जी। सर, सनातन धर्म का जो विवाद चल रहा है उसमें आपने जो बीच बचाव किया था वो क्या था पूरा मामला? मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले एक माँ और एक उनका लड़का आया था कि उनकी 2 बहनें, 2 बेटियां वहाँ सनातन में आई हुई हैं बिना बता के। तो उन्होंने हमारी हेल्प मांगी, हमने जाके इंक्वायरी कर दी। यदि इनका परमिशन, माता पिता का परमिशन हो तो आप उनका लेटर है, माता पिता ने उनको परमिशन दिया है क्या? तो बोला नहीं है। नहीं तो ये मामला ठीक नहीं है। बोला आपको उनको मिलने को देना पड़ेगा। तो मैंने इनसे बात की, जो वरिष्ठ है वहाँ के आश्रम के वरिष्ठ, बात की। आधा घंटा 1 घंटा चर्चा हो गई और मैंने बोला कि आपको उनको उनके हाथ में देना ही पड़ेगा। जब उनका परमिशन मिलेगा यहाँ आन के रहने दो, लेकिन आप उनको अभी छोड़ो, नहीं तो हमको आगे जाना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो बाद में वो मान गए और मैंने दोनों लड़कियों को उनके भाई और माता के साथ उनको दे दिया। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सम्मोहन करते हैं और बंधक बना करके रखते हैं लोगों को, तो वो कितनी सच्चाई आपको लग रही है और क्या स्थिति? लेकिन जिस तरह का बर्ताव वो कर रहे हैं उसको शक का सवाल होता है। तमाम गांववासी एकजुट हुए हैं और इन्होंने गोवा सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है कि अगर हफ्ते भर के भीतर इस आश्रम को बंद नहीं कराया गया तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। गोवा भर से तमाम संगठन, तमाम एनजीओ जो है एक साथ जुड़कर यहाँ आके जन आंदोलन करेंगे। इन्होंने एक और भी जानकारी निकाली है। ये
लेटर जो है गोवा सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से गोवा पुलिस को सौंपा गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि जनवरी 2008 से लेकर के नवंबर 2009 तक 2900 कॉन्डम्स जो है सनातन संस्था को दिए गए। जी हाँ, ये वो संस्था को दिए गए जो कि ये कहती है कि यहाँ आश्रम में साधना होती है, और यहीं पर 2900 कॉन्डम्स दिए गए। दक्षिणपंथी संगठन सनातन संस्था पर गृह मंत्रालय प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकता है अगर कोई राज्य सरकार ठोस सबूतों के आधार पर इसकी मांग करे। हालांकि गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल गृह मंत्रालय के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है। हालांकि गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि पहले राज्य सरकारों की तरफ से गृह मंत्रालय के पास ऐसी 2 सिफारिशें आई थी। पहली सिफारिश 2011 के अप्रैल में आई थी, जब महाराष्ट्र सरकार ने सनातन संस्था पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और इसे एक आतंकी संगठन बताया था। लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने यह कहा था कि यूएपीए एक्ट के तहत इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि जो आधार दिए गए हैं वो सही नहीं हैं। और उसके बाद नई सिफारिश मांगी गई थी, और 2014 में जब महाराष्ट्र की तरफ से नई सिफारिश आई थी तो तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया था। लेकिन अब गृह मंत्रालय का ये कहना है कि अगर नए सबूतों के आधार पर सिफारिश की जाती है तो गृह मंत्रालय प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकता है। अमित शाह ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को बताया चारा चोर। बिहार के बेगूसराय में कहा आरक्षण के समर्थन में है बीजेपी। आजादी के आंदोलन में जयप्रकाश नारायण हो, राजेंद्र बाबू हो, जगजीवन राम जी हो, कर्पूरी ठाकुर हो, एक परंपरा, प्रामाणिक लोगों की परंपरा बिहार के नेतृत्व में रही, जिसका देश सम्मान करता था। और आज बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। ये ताली बजाने की बात नहीं है मित्रों। बिहार की जनता के गौरव को भारतीय जनता पार्टी जागरूक करेगी। मोदी सरकार की मंत्री निरंजना ज्योति ने कल पटना में लालू यादव को जोकर कहा था। जाहिर है बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी लालू यादव पर तीखे हमले करने में पूरा जोर लगा रही है। बिहार चुनाव में अमित शाह बोले, मोदी सरकार में सिर नहीं कटते, हम दुश्मन को दूसरे देश में घुसकर मारते हैं। बेगूसराय में कार्यकर्ता सम्मेलन में अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर खूब हमला बोला। अमित शाह ने कहा, मोदी की सरकार मजबूत सरकार है, हमारी सरकार किसी का सिर नहीं कटने देती, हम दूसरे देश में घुसकर दुश्मन को मारते हैं। राहुल बाबा, हमारे शासन के अंदर किसी हेमराज का सर काट कर ले जाने का किसी का साहस नहीं है। अगर किसी ने नुक्तेची की तो बर्मा की बॉर्डर में घुसकर हमारी सेना ठोक कर आती है। ये नरेंद्र मोदी का शासन है। चुनाव के लिए अमित शाह कई दिनों के लिए बिहार में डेरा डाले हुए हैं। पीएम मोदी की भी ताबड़तोड़ रैलियां शुरू होने वाली हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी को कहा राक्षसी सेना। जमुई के चकाई में जनसभा के दौरान काला धन और महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कौन हमारी चालाल है? लालू का रहते हमारा अधिकार, हमारा गरीबों का घर खराब कर देना, खत्म करना चाहता है। सोना मत, ये बड़ा भारी राक्षसी सेना है। इसे जितना दिन हो, नल नील कोल भील, दिल जतायु हत्कता कलकत्ता भूख बचाव संकर का जवाब नौजवान, सबसे पहले नौजवान। विपक्षी दलों के जंगल राज वाले बयान पर पलटवार करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जंगल राज नहीं, मंडल राज पार्ट 2 है। मंगलवार को नीतीश की रैली में हंगामा करने और चप्पल दिखाने वाले 7 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बिहार के नवादा में जिस वक्त नीतीश कुमार रैली कर रहे थे, उसी वक्त सभा में कुछ लोग पीछे मोदी मोदी के नारे लगाकर हंगामा करने लगे। उन्हीं में से कुछ लोगों ने हाथों में चप्पल लेकर मंच पर भाषण दे रहे बिहार के मुख्यमंत्री की ओर लहराई। इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है और बाकी की भी तलाश की जा रही है। बिहार में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, चुनाव प्रचार तो जोर पकड़ ही रहा है, साथ ही राजनीति के स्तर की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की होड़ मच गई है। चुनाव से पहले यूनिसेफ के आंकड़े बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बुरी खबर लेकर आए हैं। रिपोर्ट में बच्चों के पोषण, पीने के पानी और शौचालयों की हालत काफी खराब बताई गई है।
जो नीतीश कुमार इस वक्त शायद नहीं चाहते थे वही हो गया। पटना में यूनिसेफ ने एक कार्यक्रम में बिहार के सामाजिक मानकों के आंकड़े जारी किए। यूनिसेफ के मुताबिक 2013 में जहां देश में बाल मृत्यु दर 40 थी, वहीं बिहार में यह 42 थी। जब देश में 0 से 59 महीने के कम वजन के बच्चों का प्रतिशत 29.4 था, वहीं बिहार में यह 37.1% था। 2014 में 6 से 13 की उम्र के 3% बच्चे देश में स्कूल नहीं जाते थे, वहीं बिहार में यह 5% था। बिहार में 2012 में 97.8% घर पीने के पानी से वंचित थे, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 87.8% था। इसी तरह 2012 में बिहार में 67.4% घरों में शौचालय की सुविधा नहीं थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 47.4% था। चुनावी माहौल में राजनीतिक पार्टियां इसे चुनावी मुद्दा बना सकती हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ना तय है। महाराष्ट्र में सूखे से निपटने के लिए भाजपा शिवसेना सरकार ने पेट्रोल डीजल पे बढ़ाया टैक्स। शराब, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक्स भी होंगे महंगे। महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल पे टैक्स 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सोने चांदी पर लगने वाले टैक्स में भी 1.2% की बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, शराब, सिगरेट और बीड़ी पर भी अब 5% ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स में की गई बढ़ोतरी से इन सभी चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगे। पेट्रोल डीजल की दामों में बढ़ोतरी का असर तो खाने पीने के सामानों से लेकर तमाम चीजों के दामों पर पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि सूखे से निपटने के लिए उन्होंने ये टैक्स में बढ़ोतरी की है, पर सवाल ये है कि सूखे की मार झेलने वाले लोगों पर महंगाई से उनकी मुसीबतें और ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। राजनीति की खबरों के बाद अगली खबर में देखिए, मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट के 5 गुनहगारों को सुनाई गई सजाए मौत। 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में 5 दोषियों को फांसी, 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मुंबई सेशंस कोर्ट ने आज 2006 के लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस के 5 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। केस के 7 और दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिन 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, उन पर 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में बम रखने का जुर्म साबित हुआ है। जिन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, उनके नाम हैं कमाल अंसारी, एहतेशाम सिद्दीकी, मोहम्मद फैजल शेख, नावेद हुसैन शेख और आसिफ बशीर खान। 11 जुलाई 2006 को मुंबई में शाम के वक्त पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 179 लोग मारे गए थे। इन धमाकों में 700 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। 2006 के ट्रेन ब्लास्ट केस में कुल 13 आरोपी थे, जिसमें से 1 को बरी किया जा चुका है। शीना बोरा मर्डर केस की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी से जेल में होगी पूछताछ। सीबीआई ने जांच आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया खाका। शीना बोरा मर्डर केस की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी से जेल में पूछताछ के लिए सीबीआई कोर्ट से इजाजत लेगी। सीबीआई ने शीना बोरा मर्डर केस में कल एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में इंद्राणी का नाम सबसे ऊपर है। सीबीआई इस केस के सिलसिले में इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी, पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम मनोहर राय से भी पूछताछ करेगी। इसके अलावा केस की जांच से जुड़े रहे पुलिस अफसरों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। सीबीआई ने मुंबई पुलिस से इस केस से जुड़े तमाम दस्तावेज और जुटाए गए सबूत भी मांगे हैं। शीना बोरा की हत्या साल 2012 में हुई थी, जिसका खुलासा पिछले महीने हुआ। इस हत्याकांड में उसकी मां समेत 3 लोग जेल में हैं। इस मामले में सीबीआई की विशेष अपराध शाखा की एक टीम मुंबई पहुँच रही है। यूपी के कानपुर में भीड़ ने की एक युवक की हत्या, बेरहमी से पीटने के बाद बांधकर गंगा नदी में डाल दिया। पिटाई का ये वीडियो यूपी के कानपुर का है। भीड़ ने पहले तो इस शख्स की बेरहमी से पिटाई की और फिर हाथ पैर बांधकर गंगा नदी में बहा दिया। मोबाइल कैमरे में कैद पिटाई का ये वीडियो 2 दिन पहले का है, जिसके सामने आने के बाद पुलिस ने शेखपुर गांव के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि शेखपुर गांव के लोगों का कहना है कि हत्या करने वाले जहानाबाद गांव के लोग थे। पुलिस ने गलत लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि जिस युवक की हत्या की गई है वो कौन है और कहां का रहने वाला है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस युवक की हत्या की गई है वो खुद को पाकिस्तानी आतंकवादी बता रहा था। दिल्ली में सरकार के दावों का डेंगू के आंकड़े मजाक उड़ा रहे हैं। सरकार तमाम दावे कर रही है, लेकिन डेंगू लोगों को लगातार अपना शिकार बना रहा है। पिछले 24 घंटे में 5 लोग डेंगू की वजह से दम तोड़ चुके हैं। दिल्ली में डेंगू का शिकार बने हैं 10वीं में पढ़ने वाले 16 साल के शिव भटनागर। शिव की मौत डेंगू से हुई है। वहीं दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मथुरा की 8 साल की लड़की, करोलबाग के 13 साल के लड़के, सागरपुर इलाके की 35 साल की महिला की 24 घंटों के दौरान डेंगू से जान गई है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 7 साल की लड़की ने डेंगू की वजह से दम तोड़ दिया। दिल्ली में डेंगू से मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 हो गई, जबकि आधिकारिक आंकड़ा 17 है।
24 घंटे 24 रिपोर्ट में अब तक आपने जो खबरें देखी उनमें शामिल थी ये 3 खबरें। सनातन संस्था पर मंत्री श्रीपाद नाइक को शक, अमित शाह ने लालू को चारा चोर बताया और मुंबई लोकल धमाके में 5 को फांसी की सजा। आगे देखिए अगली बड़ी खबर। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र और पुलिस के बीच हुई झड़प। पूर्व छात्र संघ नेता पर हुए हमले का विरोध कर रहे थे ये छात्र। ये तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां आज पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्र भिड़ गए। प्रदर्शनकारी छात्र पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और खीवसर विधायक हनुमान बेनीवाल पर हुए कथित हमले के विरोध में रैली निकाल रहे थे। प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की वजह से मामला और गर्म हो गया। लाठीचार्ज में 1 दर्जन से ज्यादा छात्र घायल हो गए और 2 पुलिसकर्मियों के सर फूट गए। पुलिस ने 20 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में ले लिया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग ये थी कि बेनीवाल पर हुए हमले के दोषियों पर कार्रवाई की जाए। वाराणसी में बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते और नोट उड़ाते हुए कैमरे में कैद हुए पुलिस वाले। आइटम गानों पर पुलिस वालों के डांस की ये तस्वीरें वाराणसी से आई हैं। ये डांस वाराणसी के लाट भैरव मंदिर के वार्षिक श्रृंगार समारोह के दौरान मंगलवार को किया गया। इस कार्यक्रम में ड्यूटी करने वाले पुलिस के जवान खुद को रोक नहीं पाए और स्टेज पर चढ़कर बार बालाओं के साथ जमकर ठुमका लगाए और नोट उड़ाए। इनमें से एक पुलिस वाले को सस्पेंड किया जा चुका है। हर साल बाबा लाट भैरव के विवाह का कार्यक्रम पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। पंजाब के संगरूर में 2 सिख नौजवानों ने गणेश विसर्जन के दौरान डूब रहे लोगों को पगड़ी से बचाया। ये तस्वीर उस वक्त की है जब गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ लोग नहर के पानी के भंवर में फंस गए। पानी में फंसे लोगों ने जब मदद की पुकार लगाई तो उन्हें एक तार के जरिए बचाने की कोशिश की गई, लेकिन तार टूट गया और पानी में फंसे लोग डूबने लगे। तभी इंद्रजीत और कमलप्रीत नाम के युवकों ने अपनी पगड़ी पानी में फेंकी और भंवर से बाहर आने की मदद की। इस तरह इन दोनों नौजवानों ने मौत के मुंह में गए लोगों को नई जिंदगी देकर बचा लिया। इन दोनों युवकों ने साबित कर दिया कि अगर मुश्किल के टाइम सूझबूझ से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। राजस्थान के राजसमंद में एक तेंदुआ पानी पीने तालाब में आया, जहां पानी पीने के दौरान उसका मुंह बर्तन में फंस गया। बड़ी मुश्किल से तेंदुए को बचाया गया। ये देखिए कैसे बर्तन में तेंदुए का सिर फंसा है और वो तड़प रहा है। राजसमंद में ये तेंदुआ अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी कोशिश के दौरान आफत उसके गले में पड़ गई। तेंदुआ जिस हांडी से पानी पी रहा था, हांडी उसकी गर्दन में फंस गई। तेंदुआ काफी देर तक इधर उधर भागता रहा। इसके बाद वन विभाग के लोगों को बुलाया गया। तेंदुए को बेहोश करके बड़ी मुश्किल से उसकी गर्दन में फंसी हांडी निकाली गई, तब जाकर उसकी जान बच गई। राजसमंद में अक्सर तेंदुआ आबादी में चला आता है। यहाँ तेंदुए के हमले में 3 बच्चे मारे भी जा चुके हैं। INS कोच्चि भारतीय नौसेना के बेड़े में हुआ शामिल। इस जहाज पर लगे हथियार और सेंसर अत्याधुनिक हैं, जिनका निर्माण भारत में ही हुआ है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज भारत में बने सबसे बड़े युद्धपोत INS कोच्चि को नौसेना के बेड़े में शामिल किया। इस मौके पर नौसेना प्रमुख RK धवन समेत कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। इस जहाज पर 350 से ज्यादा नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं। जमीन से हवा पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है INS कोच्चि। युद्धपोत में 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगाए गए हैं। सबसे बड़ी खासियत इसकी बनावट है, जो रडार की पकड़ में नहीं आती। INS कोच्चि पर ब्रह्मोस मिसाइल और बैराक मिसाइल भी लगाए गए हैं। INS कोच्चि का काम फरवरी 2005 में शुरू हुआ था। तय वक्त से 3 साल की देरी के बाद INS कोच्चि को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। चीन के गुआंगशी शहर में सीरियल बम धमाके, पार्सल बम के जरिए किए गए धमाके। ये तस्वीरें उत्तर मध्य चीन के गुआंगशी शहर में हुए विस्फोट की हैं। इन धमाकों में 6 लोगों की मौत हो गई। खास बात यह कि धमाके पार्सल बम के जरिए किए गए। ये पार्सल बम 15 जगह रखे गए थे, जिनमें से 10 फट गए। ऐसी खबर आई है कि इन बम को एक्सप्रेस डिलीवरी पैकेजेस में रखा गया था। ये पार्सल बम पहले तय पतों पर पहुंचाए गए, इसके बाद इनमें धमाके किए गए। ये धमाके मॉल, जेल, सरकारी दफ्तर, बस अड्डे और अस्पताल जैसी कई जगहों पर किए गए। धमाकों की वजह का भी पता नहीं चल पाया है। पूर्व सैनिकों के गुट पर शक जताया जा रहा है।